डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन हो चुका है और सीसेट को लेकर कुछ बच्चों को परेशानी है। और सबसे ज़्यादा परेशानी हिंदी माध्यम के उन छात्रों को है जो कॉम्प्रिहेंशन के सहारे सीसेट में बैठे हैं, है ना। और बाउंड्री लाइन पे उनका स्कोर आ रहा है। जीएस में ठीक ठाक स्कोर है जिसमें उम्मीद की जा सकती है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन को लेकर कुछ आंसर्स ऐसे हैं जिसके सवाल जिन जिन सवालों के जवाब थोड़ा सा मतलब जिसको लेकर एक श्योरिटी नहीं बन पा रही है कि क्या इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो कुछ मैसेजेस आप लोगों की तरफ से आए और बहुत सारे बच्चे परेशान थे, तो मुझे लगा इसको लेकर एक अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना देनी चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन के सेगमेंट को लेकर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि सीसेट का पेपर जो है इस बार किस तरह से रहा है। ठीक है, अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो 27 सवाल कॉम्प्रिहेंशन से पूछा है, लगभग 17-18 सवाल के आसपास रीजनिंग से सवाल भी पूछा है जो कि पिछली बार कम थे, और 35 से 36 के आसपास सवाल जो है वो मैथ से पूछा है। तो क्या स्तर रहा है सीसेट का पिछले साल के कंपैरिजन में? तो लेवल फिर से डाउन रहा है ना, इजी पेपर रहा है थोड़ा सा। दूसरी चीज़ ये है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि इजी यूपीएससी को तो आप लोगों को लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, सबसे अच्छी चीज़ है लास्ट ईयर भी 27 सवाल थे, इस बार भी यूपीएससी ने 27 कॉम्प्रिहेंशन में से रखे। ये एक पॉजिटिव चीज़ है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे रहते हैं और अगर इसमें सवाल 23-24 रहते हैं तो वहीं पे ही समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सवाल रीजनिंग के बढ़े हैं, है ना, उसको लेकर भी एक समस्या थी कि भाई लास्ट ईयर सवाल रीजनिंग के कम पूछे गए थे, तो वो सवाल थोड़े बढ़ाए हैं और ठीक ठाक सवाल रीजनिंग के पूछे गए हैं। उसके अलावा परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो एक डिफ़िकल्ट जो है सब्जेक्ट रहता है, टॉपिक रहता है, और दूसरा आपका प्रोबेबिलिटी है, इन टॉपिक से सवाल इस बार ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स थे उनसे यूपीएससी ने सवालों को कम किया है। नंबर सिस्टम से सवाल पूछे तो गए हैं, लेकिन थोड़े से जिन बच्चों का मैथ से लेना देना ज़्यादा नहीं रहा है उनको उन सवालों को करने में भी समस्या उत्पन्न हुई है। तो ओवरऑल ठीक ठाक पेपर रहा है। अब इससे कम जाना तो यूपीएससी से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, है ना। ठीक ठाक लेवल रहा है। तो अगर जिन बच्चों को इसमें समस्या आई है और जो एकदम ही लग रहा है कि बाहर हो चुके हैं सीसेट में, उनको अगले साल के लिए इस लेवल तक तो कम से कम अपने आप को तैयार करना ही होगा, वरना समस्या रहेगी इस पेपर में। दूसरी चीज़, कॉम्प्रिहेंशन शुरू करते हैं। आंसर कौन कौन से हैं जल्दी से देख लेंगे। पूरे कॉम्प्रिहेंशन तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। हम लोग आंसर को लेकर थोड़ा बात कर लेंगे और मैं आपको लॉजिक भी बता दूंगा। दूसरी बात यह है कि 100% एक्यूरेसी देखो किसी चीज़ में नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 100% यही चीज़ें सही हैं, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक आध सवाल की कहानी ऊपर नीचे हो सकती है, वरना लगभग आप इन आंसर्स को 100% सही मान सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आपका जो मार्क्स हैं वो ठीक ठाक लेवल पर आ रहे हैं, 66 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो बिना चिंता किए, बिना ज़्यादा सोचे आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले इस सवाल को देखिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना। और निष्कर्ष पूछा है। देखो, दो सवाल रहते हैं, एक निष्कर्ष रहता है, एक अजम्पशंस पूछता है, पूर्व धारणाएं पूछता है। दोनों में ही अलग अलग नज़रिया होता है और इससे आप ये भी सीख पाएंगे कि कॉम्प्रिहेंशन को कैसे डील करना चाहिए। देखो, निष्कर्ष का मतलब ये होता है जो सीधा सवाल में दिया हुआ है। पूर्व धारणा का मतलब ये होता है, और दो ही तरह के सवाल इस बार ज़्यादा देखे गए हैं ना। पूर्व धारणा का मतलब ये होता है कि जब पैराग्राफ लिख रहा था, जो भी ऑथर है इस पैराग्राफ को लिख रहा था, उसके मन में क्या चीज़ें चल रही थी, है ना। तो वो पैराग्राफ से अलग भी हो सकता है ना। अभी हम लोग देखेंगे कैसे इन सवालों के आंसर निकलते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि इनमें से कौन से निष्कर्ष जो हैं इस पैराग्राफ से निकल सकते हैं। ये पहला खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार वाला कुछ चीज़ें हैं खाद्यान्न की बर्बादी को लेकर, है ना। तो पहला है ऑप्शन इसमें, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी के लिए खाद्यान्न वितरण की चालू पत्तियां पूर्ण रूप से उत्तरदायी। देखो, ऐसा कहीं पे भी पैराग्राफ में नहीं कहा गया है, तो इसको आप 100% गलत मानिए, क्योंकि ये पूर्ण रूप से भी है, एक्सट्रीम वर्ड भी है। दूसरा, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी की प्रचलित प्रवृत्ति से भूमि की उत्पादकता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। ये बिल्कुल एकदम पैराग्राफ में कहा गया है। तीसरा, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी में कमी के परिणाम स्वरूप कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये इसमें बताया गया है। अगर हम लोग खाद्यान्न बर्बादी करते हैं ना, तो कार्बन उत्सर्जन का भी नुकसान होता है, क्योंकि उसके लिए हम लोग एनर्जी वगैरह भी यूज़ करते हैं। चौथा, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को रोकने या कम करने के लिए कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियां उपलब्ध नहीं है। देखो, देखने से ही गलत लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका तो 100% आंसर आप मान लीजिए 2 और 3 है। अगर कोई बच्चा इसमें भी उलझा हुआ है तो उसके लिए समस्या है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। इस परिच्छेद के अनुसार कौन सी पूर्व धारणा है? खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को कम करने के लिए खाद्यान्न वितरण तंत्र की पुनर्परिकल्पना करने की आवश्यकता है। ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो उसकी चिंता ही है ना। दूसरा, खाद्यान्न की बर्बादी और हानि
में कमी लाने को सुनिश्चित करना सभी नागरिकों का एक सामाजिक उत्तरदायित्व। देखो ऐसा ना पैराग्राफ में कहीं पे भी हालांकि दिखा नहीं है। अब पूर्व धारणा के लिए भी ना कुछ तो होना चाहिए ना। जैसे मान लो एक चीज यहां से निकल के आती है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो बर्बादी हुई है ना, उसके बारे में थोड़ा परिवार की भी बात, घरेलू उपभोग की भी बात की है इन्होंने। उसके अलावा मैं आपको एक वर्ड और बता दूंगा यहाँ पे, तो उससे तो आप निकाल सकते हो कि नागरिक का दायित्व है, बट ऐसा कहीं पे भी ना पैराग्राफ में निकलने को देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर आप लोग सिर्फ एक मानिएगा, मेरे अकॉर्डिंग दूसरा वाला आंसर जो है इसका ठीक नहीं है, ये गलत है। एक अकेला जो है वो आपका अजम्पशन इसके मामले में निकल के सामने आता है। नागरिक और नैतिक उत्तरदायित्व ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ जो है उसके माइंड में चल रही थी, इसलिए उसने पैराग्राफ को लिखा है। अगला देखेंगे जल्दी से। ये सवाल इन्फ्लेशन को लेकर है और जिसमें ये मोटे तौर पर कहा गया है कि भाई इन्फ्लेशन तब तक प्रभावी नहीं हो सकती है जब तक राजकोषीय नीति भी उसके साथ वर्क नहीं करती है ना। तो यहाँ पे देखो इसमें भी पहला यही है कि कौन कौन से निष्कर्ष हैं, है ना, कंक्लूजन कौन से हैं। केंद्रीय बैंक बजट समर्थन के बिना मुद्रा समिति को कम नहीं कर सकते हैं, ये भी बात ठीक है, ये पैराग्राफ में कंप्लीटली लिखा हुआ है। मौद्रिक नीति के प्रभाव सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली राजकोषीय नीतियों पर निर्भर करते हैं, ये भी ठीक है। तो इसके दोनों जो हैं आंसर आपको ठीक देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट जरूर है कि केंद्रीय बैंक बजट समर्थन के बिना मुद्रास्फीति को कम कर ही नहीं सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, लेकिन पैराग्राफ इसी चीज़ की बात कर रहा है कि अगर आप राजकोषीय स्तर पर कुछ नहीं करते हो ना, तब इन्फ्लेशन को कम करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो पॉजिटिव साइड देख के यूपीएससी चलता है। मेरे हिसाब से इसके आंसर जो है सी होना चाहिए, एक और दो दोनों सही। फिर यहां पर देखेंगे पूर्व धारणा फिर से पूछ लिया है। उच्चतर कीमतों के लिए सरकार की राजकोषीय नीतियां पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा गया है। दूसरा, उच्चतर कीमतें दीर्घावधि सरकारी बंद पत्रों को प्रभावित नहीं, ऐसा भी कहीं पे नहीं कहा गया है। तो इसका तो 100% आंसर जो है डी है, इसमें तो कोई भी डाउट आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जल्दी से आगे चलते हैं कौन से सवाल है। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग कौन सा जो है, इससे हम लोग जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नगर आयोजना पाठ्यक्रमों की पाठ्यक्रम में या पाठ्य चर्चा में विविध और अंतर विषयक उपागम शामिल होना चाहिए। देखो इसका आंसर ये क्यों है मैं बताता हूँ। देखो ये जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ ये कहता है कि आज अगर हम लोग न्यूयॉर्क वगैरह, लंदन वगैरह को देखते हैं ना, पेरिस को देखते हैं, वो इसलिए बेटर कर पा रहे हैं आज के टाइम पे, या इतना अच्छा शहर उनको इसलिए माना जाता है क्योंकि प्लानिंग जो है ना उनके पास पहले से रही है ना, और उसी प्लानिंग को वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने भी इन्वॉल्व किया है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने भी शामिल किया है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पे एक वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो 11वें का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ये सेक्शन ए है भाई। अगर आपको किसी बच्चे को डाउट हो कि कौन सा सेक्शन है, यूपीएससी की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे ना, तो ऑफिशियल पेपर यूपीएससी ने अब अपलोड कर दिया है ना। तो वहीं से अगर आप देखेंगे तो आपको ए सेक्शन का पेपर मिल जाएगा, ए वाला। तो ए सीरीज का पेपर आप उठाएंगे और उससे मैच कर सकते हैं। तो पहले का आंसर ए आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर से पूर्व धारणा पूछा है। भारत को नगर व्यवसायिकों की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है जिनके पास आधुनिक पद्धति का संगत ज्ञान हो, ये ठीक है। वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालयों में तंत्र उपागम में प्रशिक्षण देने की क्षमता या सामर्थ्य नहीं। हालांकि देखो पैराग्राफ में तो ऐसा कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, है ना, अगर आप लोग मोटा मोटा देखेंगे तो पैराग्राफ में आपको चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे, देखो ये स्टेटमेंट पढ़ो, वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालयों में तंत्र उपागम सिस्टम अप्रोच में प्रशिक्षण देने की क्षमता का या सामर्थ्य नहीं। देखो अगर सिर्फ क्षमता होता ना, अगर सिर्फ क्षमता होता तो यहाँ से ये निकाला जा सकता था। ठीक है, पूर्व धारणा यहाँ से निकाली जा सकती थी क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में भी वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी, इसलिए वहाँ पे ये शहर इतने बेहतर बने यहाँ पे। और हो सकता है उसके मन में, बट सामर्थ्य भी नहीं है, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। आप सोच के देखो, क्या उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है? ऐसा नहीं है। हो सकता है हम उस प्रशिक्षण को फॉलो नहीं कर रहे हैं, शायद हमारे पास ऐसे लोग नहीं है जो यहाँ पे दे रखे हैं कि इन लोगों ने वहाँ पे चीज़ों को बेटर किया था, है ना। जो 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 जिस तरह की सांख्यिकी की वो बात कर रहे हैं, जिस तरह के एल्गोरिदम की वो बात कर रहे हैं, वो चीज़ तो यहाँ पे हमारे पास नहीं है ना। तो ये चीज़ इसके चलते शायद यूनिवर्सिटी बेटर ना कर पा रही हूँ। तो ये सेकेंड वाला जो है, ये सामर्थ्य के चलते थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। आप सोच के देखिए, अगर तो सिर्फ रहता क्षमता या क्षमता नहीं है, तब शायद फिर भी सोचा जा सकता था कि क्योंकि ये जो सेकंड पैराग्राफ का है ना, ये वाला सेगमेंट सिर्फ यूनिवर्सिटीज पे ही वर्क कर रहा है, उसी की बात कर रहा है।
तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। लेकिन इसी सवाल को लेकर एक थोड़ा सा डाउट बन सकता है कि यूपीएससी इसका आंसर सी भी दे सकता है, लेकिन मेरा मानना है अगर यूपीएससी सच में बहुत बेहतर तरीके से वर्क किया होगा इस चीज़ को लेकर कि सामर्थ्य आपने लिख लिया है हिंदी में, तो थोड़ा सा दिक्कत होना चाहिए। इसका आंसर जो है अभी के लिए आप ए ही मान के चलिएगा, इसमें 100% जो है एक्यूरेसी की बात अभी नहीं की जा सकती है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ ए को मानकर सही आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर ये अगला सवाल है इंटरनेट को लेकर क्या चीज़ें हैं। देखो इसमें ना बेसिकली पूरे पैराग्राफ में यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो कंपनीज की बात की जा रही है कि वो जितना पैसा देंगी ना उसके अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकती हैं इंटरनेट को, है ना, सोशल मीडिया को। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सोशल मीडिया आदर्श या नैतिक संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि कंपनियों द्वारा लाभ कमाने के लिए निर्मित उत्पाद है। तो इसके आंसर में अगर आप डाउटफुल हो रहे हैं बिल्कुल मत होइएगा, इसको लेकर हम 100% श्योर हैं कि इसका आंसर बी ही है। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये बच्चों को लेकर है, एजुकेशन को लेकर किस तरह की चीज़ें हैं, इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। उपयुक्त परिच्छेद के अनुसार कौन कौन सी पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं, है ना। मैं थोड़ा सा इसलिए आपको जल्दी से करा रहा हूँ, देखो पैराग्राफ तो आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है ना उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया है और वो थोड़ा सा द्वंद्व में है, जल्दी से उस चीज़ को कर लेंगे। बाकी पैराग्राफ को करना कैसे है उसके लिए थोड़ा सा अलग से काम बाद में कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी तो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो चुका है। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन को कैसे डील करना होता है मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ, मैं फिर भी कहता हूँ कि 27 सवाल है ना, तो उसमें आप 23-24 की एक्यूरेसी तक पहुंच सकते हो। एक आध सवाल में सब्जेक्टिविटी रहती है, एग्जामिनर ने किस माइंडसेट से उस सवाल को बनाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सवाल खड़ा करने की बात नहीं है कि इसने गलत दे दिया उसने गलत बता दिया, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटेलिटी क्या है जब वो पैराग्राफ बना रहा है, इसमें सिर्फ हम लोग मैक्सिमम एक्यूरेसी तक पहुंच सकते हैं। बट मैं फिर भी कह रहा हूँ एक आध सवाल को छोड़कर बाकी के जो कॉम्प्रिहेंशन है मैंने कम से कम 4 से 5 बार इसको देख लिया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें एक्यूरेट चीज़ें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे प्रभावी स्कूली शिक्षा के लिए सरकारों की तुलना में माता पिता की भूमिका अधिक है, ऐसा कहीं पे भी पैराग्राफ में नहीं है। ऐसा स्कूली पाठ्यक्रम जो आज की अपेक्षाओं के अनुरूप हो, पूरे देश के लिए एक अब देखो वैसे ये यहाँ तक तो ठीक है कि आज की अपेक्षाओं के अनुरूप हो, बट पूरे देश के लिए एक समान हो, ये फिर यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा फिर से गलत हो गया। तो यहाँ पे ना तो 1 है ना तो 2 है, और इसके आंसर को लेकर भी 100% एक्यूरेसी आप रख सकते हो, क्योंकि ये एक समान नहीं चाहिए। वन साइज फिट ऑल अप्रोच उसी की तो आलोचना कर रहे हैं इस पैराग्राफ में। ठीक है, फिर अगला देखेंगे कौन सा कथन जो है इसका एकदम केंद्रीय विचार मर्म को दर्शाता है। तो ये क्या है, देश में गरीबी के संपूर्ण उन्मूलन से ऐसा कुछ हो जाएगा, माता पिता और शिक्षकों को मौद्रिक प्रोत्साहन, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये वाला थोड़ा सा एकदम बेहतर आंसर है इसका। सार्वजनिक नीति से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि सुयोजनों के युवाजनों के सामर्थ्य और उपलब्धियां उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप है। तो ये वाला आंसर भी 100% ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये विज्ञान वाला सवाल है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, इसमें भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञान को सत्य का अनुसरण अवश्य करना चाहिए, किंतु सामाजिक कल्याण के लिए उत्तरदायी भी होना चाहिए। इस पैराग्राफ को भी आप 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो आपका 100% आंसर आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर इसके अलावा और कोई बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी है, इसमें भी किसी बच्चे को डाउट नहीं रखना है। आगे चलकर अब देखो भाई, कई बार क्या होता है ना, हमने वो आंसर टिक नहीं किया होता तो हम फालतू के लॉजिक निकालने लगते हैं, है ना। एक एक्सपीरियंस होता है किसी टीचर का और एक समय होता है जिसके पॉइंट से हमें ये देखना है कि मैक्सिमम लोग किस चीज़ को सही मान रहे हैं, है ना। हालांकि मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के ताकि आप लोगों का डाउट खत्म हो जाए, मैंने कॉम्प्रिहेंशन इस बार डिस्कस किया है। अदरवाइज हम बहुत रेयर ये चीज़ें कर पाते हैं क्योंकि समय की बहुत कमी रहती है। तो आप देखिए, सिर्फ आप लोगों का क्योंकि टेंशन में इतने थे कल कुछ बच्चे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक्यूरेसी के साथ इस चीज़ को आपके सामने रख देते हैं ताकि आप एक द्वंद्व से निकलकर अपनी तैयारी मेंस की कंटिन्यू कर सकें। अगला देखेंगे सवाल जो है विज्ञान का, फिर से है, परिच्छेद के लेखक द्वारा निम्नलिखित में से किसे प्रभावपूर्ण तरीके से संप्रेषित किया गया है। क्या कहना चाहता है वो? विज्ञान के बिना मानव जाति अस्तित्व में नहीं रह सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह विज्ञान ही है जो अंततः मानव जाति को बेटर करेगा। और फिर पैराग्राफ में ये भी कह रहा है कि इसके चलते युद्ध भी हो रहे हैं। तो ठीक है ना, तो ये 1 और 2 ना तो ये है ना वो है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी आपको डी देखने को मिलेगा, बिना किसी आर्गुमेंट के या बिना किसी किंतु परंतु के। यहाँ पे देखेंगे उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर कौन सी पूर्व धारणाएं हैं। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। आधुनिक जीवन की विभिषिकाएं विज्ञान की प्रगति के अपरिहार्य परिणाम हैं। सत्य के जिस पहलू को अनदेखा किया जा सकता है वह यह है कि विज्ञान वही है जिसे मनुष्य ने बनाया। इसका दूसरा आंसर तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है।
आधुनिक जीवन की विभीषिकाएं विज्ञान की प्रकृति की अपरिहार्य एक ही कारण नहीं है, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं इस चीज़ के पीछे। तो इसका आंसर जो है आपको बी देखने को मिलेगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा यात्रा वगैरह वाला है ना, कि जाते हैं, व्यापारी जाता है तो वो क्या सीखता है, तो इसका आंसर सी है, इसमें तो ज़्यादा बच्चों को डाउट नहीं रहा होगा। स्थानीय मूल्य और सार्वभौमिक मूल्य वो वहाँ से सीखता है ना, जब वो यात्रा करता है। फिर इसको लेकर थोड़ा सा देखो, इस परिच्छेद के संदर्भ में कौन कौन सी अजम्पशंस हैं, कौन कौन सी पूर्व धारणाएं। यात्रा से मनुष्यों की समझ विकसित होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यात्रा से उसको सहायता मिलती है कि वो मूल्यों को सीख सके, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति जैसे यात्रा का दीर्घ अनुभव वह लोगों के मध्य मतभेदों को सुलझा सकता है, ऐसा कहीं पे भी पैराग्राफ में नहीं कहा गया है ना। तो थोड़ा सा इसका आंसर बनेगा 1 और 2, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो, परंपरागत कक्षाएं जो हैं अधिगम प्रभाविता से अधिक नियत समयावधि पर बल देकर वर्क करती हैं, है ना। तो ये बेसिकली लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पैराग्राफ है, बोले लर्निंग पे फोकस नहीं किया जा रहा है, टाइम पीरियड पे फोकस किया जा रहा है। ये तो आपको पता है कि भारत की ज़्यादातर एजुकेशन सिस्टम में इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बहुत अच्छे अच्छे पैराग्राफ उठाया है यूपीएससी इस बार, मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक छोड़ा नहीं है। इकॉनमी से लेकर अगर आप देखेंगे, इन्वायरमेंट की लेकर चिंताएं, सब चिंताओं को शामिल करते हुए बहुत अच्छे, इवन मीडिया को लेकर एक अच्छा पैराग्राफ यूपीएससी ने रखा है। तो बेहतरीन कॉम्प्रिहेंशन है। लोग पता नहीं क्यों आलोचना कर रहे हैं कि ऐसा बना दिया वैसा बना दिया, मुझे तो बहुत अच्छा पैराग्राफ लगे हैं। अगर इस तरह का भी कॉम्प्रिहेंशन नहीं डील कर पाएंगे तो फिर कैसे चीज़ चलेगी, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से तर्क संगत या विवेकपूर्ण निष्कर्ष हैं। तो ये देखो, पारंपरिक कक्षा अधिगम में केंद्रीय लक्ष्य सामर्थ्य लाभ प्राप्त करने के बजाय अधिगम की समयावधि है। हालांकि इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा इशू जरूर है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको यूपीएससी सही मानेगा। जब तक आज तक का यूपीएससी का इतिहास देखता हूँ ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट सही रहेगा, है ना। दूसरा ये है, पारंपरिक कक्षाएं सभी के लिए एक समान पद्धति को बढ़ावा देती हैं और विशिष्टीकरण को, ये तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर पहले स्टेटमेंट में दिक्कत है क्या। देखो, पारंपरिक कक्षा अधिगम में केंद्रीय लक्ष्य, वो बता रहे हैं कि जो पारंपरिक तरीके से जो लर्निंग की जाती थी उसका केंद्रीय लक्ष्य क्या है, सामर्थ्य लाभ प्राप्त करने की बजाय अधिगम की समयावधि है। देखो यहाँ पे ना थोड़ा लर्निंग की समयावधि लिख दिया है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है स्टेटमेंट में, है ना। अगर हम लोग देखें, हालांकि बात यहीं पे यही कर रहा है वो पहली लाइन। चलो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। देखो, परंपरागत कक्षाएं अधिगम प्रभाविता से होना तो चाहिए था क्या, कि लर्निंग बहुत अच्छी हो, लेकिन नियत समयावधि पर बल दे रही। तो यहाँ पे तो नियत समयावधि की बात कर रहा है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, अधिगम की समयावधि। तो थोड़ा सा मुझे स्टेटमेंट में दिक्कत लग रही है। अगर यूपीएससी स्टेटमेंट को उस तरीके से बनाया, उस माइंडसेट से बनाया, तब तो ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इतना वर्क करने की वो चीज़ें नहीं है वहाँ पे, तो थोड़ा सा इसके आंसर जो है मेरे हिसाब से यूपीएससी सी की तरफ जाएगा। इस आंसर में आप लोग इसको मैच भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी फिर से पूर्व धारणा है। भर भर के पेपर पूर्व धारणाओं पे ही, चूंकि हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित है, इसलिए भारत का ऐसा कुछ भी कहीं पे भी नहीं कहा गया है, तो इसको तो काटो। शिक्षा की अपनी वर्तमान पारंपरिक कक्षा प्रणाली के साथ भी भारत जनसांख्यिकी लाभ प्राप्त कर सकता है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। तो ये तो 101% इसका आंसर डी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये माता पिता को लेकर एक पैराग्राफ पूछा गया है कि किशोरावस्था में जब पहुंचता है बच्चा, तो वो चाहता है कि मैं अपनी मर्जी से जीऊं, और माँ बाप चाहते हैं कि नहीं मेरा एज होना चाहिए उस टाइम में, है ना। तो उसको लेकर कौन कौन से आंसर हैं। पहला सवाल है, पूर्व धारणाएं कौन कौन सी हैं। किशोर अपने माता पिता के साथ सहज अनुभव नहीं करता, क्योंकि माता पिता थोड़ा सा अधिकार वाली चीज़ें करते हैं तो वो उसको अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं। आधुनिक समय के किशोरों में माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है, तो ये एक इसका आंसर सही होगा। इसमें आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा डाउट मत करिएगा। दूसरा, इसमें कौन सा जो है केंद्रीय विचार दिखाता है इस पैराग्राफ का। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग बात करते हैं ए वाला जो ऑप्शन है ना। अब मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो, कुछ बच्चों के माइंड में होगा कि सर दूसरा वाला क्यों सही नहीं है, या मतलब डी वाला तो आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, है ना। सी और डी तो नहीं, तो ये तो खत्म ही हो गया। अगर जिन बच्चों ने बी और ए में किया है तो उसका डाउट भी मैं दूर कर देता हूँ। ध्यान से समझो, यहाँ पे जब बच्चे किशोरावस्था में पहुँचते हैं ना, तो उनके जीवन में माता पिता का हस्तक्षेप अनावश्यक है। ऐसा हो सकता है क्या, गैर जरूरी है क्या वो? माता पिता का हस्तक्षेप पूरे जीवन में ठीक रहता है, तो ये मुझे नहीं लगता है कि वो दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखो कितना नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। जब बच्चे वयस्क होने के अपनी राह पर होते हैं ना, तो माता पिता सामान्यतः, एक तो वर्ड आ गया सामान्यतः, जनरली, तो यहाँ से ये सवाल आधा सही हो जाता है, अधिक सहायता नहीं कर सकते। तो ये भी चीज़ आप देखोगे यहाँ पे एकदम एक्यूरेट आपको देखने को मिलेगी। इसका आंसर ए होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो, जब वैज्ञानिकों को एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने, ये भूमिगत वाला, तो इसका आंसर बिना सोचे आप कर दीजिएगा, यही चिंता है उसके पैराग्राफ की। इसका उपयोग कार्बन प्रच्छादन, है ना, सिक्वेस्ट्रेशन, मैंने आपको कई बार जीएस में पढ़ाया है। क्या होता है भी कार्बन पृथक्करण,
इसका मतलब होता है जब हम कार्बन को स्टोर करते हैं चट्टानों में, तो एक चिंता चल रही है काफ़ी लंबे समय से। हालांकि आप कहोगे कि सर जीएस का नॉलेज यहाँ पे इंप्लीमेंट हो पा रहा है, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये पैराग्राफ भी उसी चीज़ की बात कर रहा है ना, चट्टान की बात कर रहा है कि एक समय आता है जब चट्टान का कार्बन डाइऑक्साइड उसी में चेंज हो जाती है, चूना पत्थर बना देती है। तो बेटर ये है कि हम उसी को स्टोर करना सीखें। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखो आप, इस परिच्छेद के आधार पर कौन कौन सी पूर्व धारणा है। विशाल प्लावी हिमशैल दक्षिण महासागर की जो उत्पादकता पर प्रभाव डालते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इसके बारे में कहीं पे भी पैराग्राफ में लिखा नहीं है कि मत्स्य उद्योग प्रभावित हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड के सोखने को लेकर उसकी चिंताएं हैं, है ना, पलवक को लेकर बात है, प्लैंकटन को लेकर बात है, तो कहीं पे भी मत्स्य उद्योग की बात नहीं है। तो इसका आंसर जो है अकेला एक ही होगा। फिर जल्दी से यहाँ पे देखते हैं विकास की प्रक्रिया ने, ये वाला चीज़ भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये वाला थोड़ा इसका बी आंसर है, कुछ बच्चे इसको लेकर डाउट में है, मैंने 3 से 4 बार इसको पढ़ लिया है। निश्चिंत रहना, इसका आंसर भी ही आएगा। यह खोज नैदानिक रूप से उपयोगी प्रति सूक्ष्म जीवी यौगिकों के विकास में सहायता कर सकती है। फिर यहाँ पे देखेंगे आगे जल्दी से, एक मजबूत लोकतंत्र में किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका आंसर भी ए है, इसमें तो कोई डाउट आपको होगा ही नहीं। किसी आदर्श लोकतंत्र में जिम्मेदार मीडिया द्वारा वास्तविकता को विकृत नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल एकदम बेहतरीन, यही मैं पैराग्राफ आपको कह रहा था कि मीडिया को लेकर एक अच्छी चीज़ें जो हैं यूपीएससी ने इस बार भी पूछी है ना। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी सरकार के प्रभाव के चलते इस तरह की चीज़ें नहीं पूछ पा रहा है। ठीक है, फिर अगला ये देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो एक प्रॉपर तरीके से संदेश दे रहा है। उपभोक्ता व्यवहार की जानकारी के परिणाम स्वरूप ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा उपभोक्ता व्यवहार, ये वाला देखेंगे आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा, प्राइवेसी वाला। ये पैराग्राफ यूपीएससी पहले भी पूछता रहा है। डेटा को लेकर थोड़ी चिंता है उसकी कि डेटा जो है हम पर्सनल हमारा यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी को लेकर चिंता हो सकती है। तो इसको लेकर भी निश्चिंत रहिएगा, ये भी 100% आंसर आपका ठीक ही आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे कौन सा जो है भाव दर्शा रहा है। तो ये इसके अंदर भी मैंने बहुत सोचने के बाद जो इसका आंसर है वो सी निकाला है। स्थिर, पर्याप्त और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए उच्च पर्यावरणीय मानकों को बनाए रखना अब एक पूर्व अपेक्षा है। यही इस पैराग्राफ का मर्म है। अगर आप चाहेंगे तो इसको 10 बार पढ़ेंगे तब भी आपका आंसर यहीं पे आके टिकेगा। ठीक है, फिर जल्दी से आगे चलते हैं, 1-2 चीज़ें बची हैं, जल्दी से उसको कर लेते हैं। इसमें फिर से संदेश पूछ रहा है ना। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, देखो बड़ा चिंता वाली चीज़ है, बट मैं ना आपको एक लॉजिक बताता हूँ कि इसका आंसर डी क्यों है ना। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर मेरा डी मैंने किया नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो पूरा पैराग्राफ देखोगे ना, पूरा पैराग्राफ देखोगे आप, ये बात पता किस चीज़ की कर रहा है, मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। देखो, धर्म और विज्ञान से भिन्न काव्य पूर्ण सत्यों में से कोई विश्वास या उसकी अपेक्षा नहीं करता है। जो शक्तियाँ ये सब बातें करते हैं वो थोड़ा सा निरंकुश हो जाते हैं। सत्य सामान्यतः किसी, ये देखो यहाँ पे विरोधाभास। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे देखना, काव्य जीवन और अस्तित्व की बहुलता पर अटल रहता है। शायद काव्य यथार्थता का अनुसरण करता है जो बहुल है, देशकाल दोषयुक्त, विरोधाभास। फिर से यहाँ पे विरोधाभास आ गया है। फिर सत्य की निरंकुशता की तुलना में काव्य लोकतांत्रिक यथार्थता का पक्षधर बना हुआ है और यह दोनों को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे देखोगे ना, तो एक ही चिंता है पैराग्राफर जो लिख रहा है, जो लेखक है उसकी चिंता क्या है कि ये देखो, हालांकि ये वाली चीज़ें आप कहोगे कि सर कहाँ से निकाली, बट ये अगर आप छोड़ भी दो ना, अगली लाइन पढ़ो आप, काव्य गतिशील विरोध का एक रूप है। बस कहीं और पे ना विरोध वाली चीज़ आई नहीं, ना विरोधाभास इसमें है, ना विरोधाभास इसमें है, ना विरोधाभास इसमें है। ठीक है, सिर्फ एक चौथा आंसर बन रहा है जिसके अंदर विरोध की बात की गई है, तो इसलिए आंसर इसका डी ही देखने को मिलेगा। चाहे आधा स्टेटमेंट जो है आपको सही ना भी लगता हो, यूपीएससी इसका आंसर डी ही मानेगा। फिर जल्दी से यहाँ पे देखेंगे, परिच्छेद के लेखक का विश्वास है कि पुष्प प्रकृति की विलासिता की सर्जन है। परिच्छेद का लेखक जो है पुष्पों की सुंदरता के अतिरिक्त ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप मान सकते हो एक आंसर इसका होना चाहिए। डी में सेकंड वाला जो है इसका आंसर सही नहीं है। परिच्छेद के लेखक का विश्वास है कि पुष्प प्रकृति, ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, ये मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में एक इसका वो कर दिया होगा। फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है, तो इसका आंसर भी डी है भाई। इस तरह की पूर्व धारणा उसके मन में कुछ भी नहीं है। पैराग्राफ को आप कितनी बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये लगभग मैंने अपनी तरफ से बेस्ट आपको देने का प्रयास किया है। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, बट फिर भी मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है 100%। अच्छा देखो, बात गलती की नहीं है, बात ये है कि जिसने इन पैराग्राफ को सेट किया है ना, उसके माइंड में क्या चल रहा है, आप बस इसको समझिएगा।
अब देखो एक सवाल के बेस पर रहोगे तब तो थोड़ी सी दिक्कत रहती ही है, देखो है ना, कुछ नहीं कह सकते यूपीएससी में क्या कहानी चलती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपके कम से कम तीन चार सवालों में आप डाउट में थे ना, तो वो आपका डाउट खत्म हो जाना चाहिए। और जहां जहां पे डाउट रहा है वहां पे मैंने आपको एक लॉजिक भी दिया है, एक स्पेसिफिक लॉजिक दिया है कि भाई यहाँ पे ये आंसर अगर सही किया गया है तो इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो फिर उस अगर आपके पास लॉजिक है ना, तो फिर यूपीएससी में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर कोई इशू नहीं। तो मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ मैंने आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन को रख दिया है अच्छे से। बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं उन बच्चों के लिए, और मुझे लगता है इससे आपकी टेंशन दूर हो जानी चाहिए, है ना। और अगर नहीं भी हो रहा है तो परेशान नहीं होना है। देखो जीवन में सब कुछ एक एग्ज़ाम नहीं होता है। अगले साल के लिए फिर से तैयारी करेंगी, फिर से जो है समय आएगा, फिर से एग्ज़ाम आएगा, फिर से बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता आपके अंदर है। तो निश्चिंत रहिए चीज़ों को लेकर। अगर कोई बच्चा यूपीएससी की पूरी तैयारी हमारे अंडर करना चाहता है तो वो डिलाइट आईएएस का मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों फॉर्म में ये अवेलेबल है। 9718112484। हम घर हैं, अभी हम हमारे स्टूडियो के टाइम पे नहीं हैं, तो वहाँ पे हमारे पास पेन वगैरह अवेलेबल था। यहाँ पे बस सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियोस मैंने बनाई हैं ताकि आप लोग द्वंद्व में ना रहें। डिस्क्रिप्शन में आपको यही नंबर मिल जाएगा, आप इस पर कांटेक्ट करके अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं। कुछ डाउट है, कोई भी दिक्कत है, मेंटोरशिप प्रोग्राम अगर आपको ज्वाइन करना हो ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म में, बहुत जल्द न्यू बैचेस शुरू होने वाले हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।